नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि आज श्रमिक दिवस है, इस उपलक्ष्य में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मदन साल्वी ओजस्वी जी। मदन साल्वी ओजस्वी जी, आपका हार्दिक स्वागत है प्रताप न्यूज के स्टूडियो में। क्योंकि आज श्रमिक दिवस है, कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही मनाया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार श्रमिक दिवस 1 मई को क्यों मनाया जाता है सर? जी नमस्कार आप सभी को। ऐसा है कि वर्षों पूर्व की बात है, 1800 के आसपास में वो समय था जब मजदूरों के लिए काम कराना लगातार बना रहता था और उनके कोई घंटे काम के घंटे अवधि निर्धारित नहीं थी और न कोई पैसा जो है वो कितना फिक्स है या ऐसा नहीं। मजदूर जो है कई तरह के होते हैं, उनसे फैक्ट्री कारखानों में लगातार काम कराना, रात दिन काम कराना, हो थक जाते, परेशान हो जाते, कोई मर जाता, एक्सीडेंट हो जाता। तो इसके पहले कोई नियम कायदा था नहीं। और जब अंग्रेजों का शासन था तो उस वक्त क्या है कि कई लोग मारामारी भी हो गया, मर गए, रात दिन काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों में चेतना जगी इस बात को कि वास्तव में मजदूर वर्ग जो है एक देश की निर्माण की एक अहम भूमिका निभाने वाले खास हैं और इनके लिए नियम कायदा तो होना ही चाहिए। तो उस समय जो कार्ल मार्क्स जैसे लोग हुए थे, लेनिन, कार्ल मार्क्स है ना, इस तरह से जो लोग थे, उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया, कुछ यूनियन टाइप बनाया और इस बात को रखा कि भाई वास्तव में कोई भी कार्य करता है तो उसके नियम होने चाहिए, कार्य के घंटे होने चाहिए, वेतन फिक्स होना चाहिए, छुट्टी चपाटी होना चाहिए और कुछ सुविधाएं सरकार से मिलना चाहिए। ये था नहीं पहले। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे में जब मांग उठाई गई तो अंग्रेज शासन था, तो उन्होंने मांग उठा करके जो आंदोलन किया शिकागो में पहली बार, तो अंग्रेज लोगों ने जो प्रबंधक थे, मालिक थे, उन्होंने पहले आंदोलन किया है, पहले आंदोलन जोरदार तरीके से कर दिया। तो उन्होंने क्या, गोले चला दिए। गोले चलाने से क्या हुआ कि कई लोग मजदूर मर गए। फिर भी वो इतने दमदार और ऐसे तैयार किए गए थे कि वो दम से मर भले गए। लेकिन वो फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है ना मर गए, उनकी जो मजदूर मर गए पहली बार इस घटना में। इसके बाद फिर नियम भी बने, कानून भी बने, अधिनियम भी बने, ये ना कार्य के घंटे भी दे हुए और छुट्टी चपाटी भी दे हुआ और एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसका बताइए लगे सारी चीजें। तो उस घटना के बाद हुआ। तो ये जो है ना वो शिकागो में जो घटना घटी। आज जो मई दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष, वो उन शहीदों, वो जो मजदूर शहीद है उनकी याद में मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। और साथ साथ में ये भी है कि हमारे जो राजस्थान में ले लें, देश भर में ले लें, मजदूर तो मजदूर ही होता है, बस वो मजदूरी से मतलब है। वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, गरीब होता है, मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उनको अखबारों से पता नहीं, नियम कायदों का पता नहीं। एक चीज जो मजदूर दिवस होगा ना 1 मई को, उस दिन यूनियन के लोग अपने अपने संगठन के मार्फत इन मजदूरों के बैनर तले आते हैं और इसको बड़े उत्सव के तहत मनाते हैं, एक आनंद के साथ मनाते हैं। और नियम कायदा, जागरूकता, जानकारी, क्या नियम कायदे हैं, वर्तमान में वेतन क्या है, संगठन क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये सारा सब कुछ जो है ना इस मजदूर दिवस के रूप में मनाते हुए, है ना। और फिर एक बात और बता दें, अपना जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ जो हमारे श्रम आयुक्त महोदय हैं, है ना, विकास सीताराम जी भाले, उन्होंने भी आदेश जारी किया, हर साल ही करते हैं कि मजदूर दिवस के दिन ताकि सारे मजदूर हर्षोल्लास से दिवस को बना सके, तो जितने भी फैक्ट्री कारखाना है जहाँ औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में मजदूर कार्य करते हैं, उनको सवैतनिक अवकाश दिया जाए और फिर वो इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें मजदूर शामिल हो और बड़े आनंद से मना सके, जागरूक भी हो सके कि उनके हक का अधिकार क्या है। तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। जी जी। हमारे देश में मजदूर कितने प्रकार के आके गए हैं? क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों का कोई निर्धारण किया गया है, कोई परिभाषा तय की गई सर? क्या अधिकार उनको वर्तमान में सरकारों द्वारा दिए जाते हैं, आपके विभाग द्वारा दिए जाते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में भी आप संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। मजदूर जो है एक देखा जाए तो कई कैटेगरी के होते हैं, खासतौर से 4-5 तरह के तो होते ही हैं। राजस्थान सरकार की जो योजनाओं का लाभ लेना है या इस तरह के जो मजदूर हैं, हम देखते हैं आमतौर पे ये शुरुआत करते हैं तो जैसे कमठाना मजदूर है, ये कमठाना मजदूर है। जब बड़े बड़े जो बांध तालाब बनते हैं वहाँ एक ठेकेदार जो है इन मजदूर को रखता काम करवाता है।
दूसरा वो मजदूर है जैसे आपके मकान पे काम करना है, मजदूर बुलाएंगे जो यहाँ खड़े रहते हैं, है ना, ये हो गया। दूसरा इस तरह के और भी जो मजदूर हैं वो मजदूर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और इसमें भी जैसे फैक्ट्री कारखानों में जो काम करने वाले हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत सारे मजदूर, हिंदुस्तान जिंक में काम कर रहे हैं, है ना। तो कुछ प्रावधान तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कंपनसेशन के मुआवजे के, जैसे कोई अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले हमारे चित्तौड़गढ़ में एसिड हादसा हो गया था जिंक में, तो हाँ हमारे जो श्रम विभाग में एक लेबर कोड भी होता है, उसको वर्कमैन कंपनसेशन न्यायालय कहते हैं। वो कोई मजदूर मर गया जैसे किसी के में, तो मुआवजे को सुनने का हक अधिकार वो ये हमारे श्रम विभाग का कोड सुनता है, उसको वर्कमैन कंपनसेशन कोड कहते हैं। तो उनके जो मुआवजा बनता है, यदि कम जमा कराए तो पूरा जमा कराए, उसको मुआवजा देते हैं, जो पीछे नॉमिनी देता है। तो इस तरह से जो जैसे अपना रावत बाटा वाला अणु शक्ति वाला है, वहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, या इस तरह का बैंक में काम करते हैं, वो एम्प्लॉइज हैं। तो कुछ लोग तो आते हैं सेंट्रल में, कुछ स्टेट में आते हैं। अब जो स्टेट में आते हैं उनको जैसे बारीकी से बात करें थोड़ा देर, तो किसी मजदूर को काम कराया किसी मजदूर ने, और अगर वो मजदूरी नहीं दे रहा है, ये कब मजदूरी दे रहा है, सरकार की जो नियम से मजदूरी है ना, 350 रुपया से कम कोई मजदूरी नहीं देगा। 350 रुपए तय है। हाँ, उससे ज्यादा है जो उसमें क्या, जैसे स्किल अनस्किल, मतलब अर्ध कुशल है ना, और पूरा कुशल, इस तरह से जैसे कंप्यूटर पे काम करने वाला वो हाई स्किल में आएगा, उच्च कुशल में, है ना। और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसकी रेट अलग है ना, और जो थोड़ा चल के अच्छा खासा बीच में आ गया उसकी रेट अलग है। इस तरह की कुछ कैटेगरीज हैं, तो उनके अलग अलग मजदूरी का रेट फिक्स है। लेकिन शर्त ये है कि जो जहाँ पे स्टैंड कर रहा है उसकी जो मजदूरी रेट है वो नियोजक उससे कम नहीं दे। अगर वो कम देता है तो फिर वो जो हमारे यहाँ दावा लगता है, लगा दे साहब, एक तो पैसा नहीं दिया, फिर कम दिया, तो दावा लगने पर उसकी सुनवाई होगी और पेनल्टी समेत उसको पैसा देना पड़ता है। ये सारी बात हुई। तो कुछ मजदूर होते हैं जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट के सुनने के लिए श्रम विभाग का जो जगह जगह जिले में, हर जिले में दफ्तर होता है जी। अगर काम करते हुए कम मजदूरी दिया तो मजदूरी देना पड़ेगा, और उसके वही है कि उसके घंटे फिक्स है, इतने 7 घंटे काम करा हुई, है ना, लंच भी दे दिन में, है ना, और एक्स्ट्रा काम कराए तो ओवर टाइम का मजदूरी देना पड़ेगा, है ना, और साप्ताहिक छुट्टी देनी पड़ेगी। ये तो नियम कायदे हैं। इन सारे नियम कायदों से हमारे जो मजदूर है वो सारे जागरूक और जानकार हो, समय समय पे इसको समझदारी रखे, इसका लाभ उठाए। कहीं कोई बात है तो विभाग इस पे कार्य करता है जी। अच्छा सर, सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए क्या योजनाएं वर्तमान में, ताकि हमारे दर्शकों को, श्रमिकों को ये पता चल सके कि वर्तमान में सरकार की ओर से ये विभिन्न योजनाएं हैं जो उनको परिलाभ या लाभ प्रदान करेंगी? जी, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मदन सावी ओजस्वी प्रशासनिक अधिकारी और स्वतंत्र लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, और चिंतक और चिंतन इस बात का है कि मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारे जो जिले में और राजस्थान में जो मजदूर हैं, इतने सारे प्रचार प्रसार, इतना अखबार, न्यूज चैनल सारा होते हुए भी लोग जागरूक नहीं है, मजदूर जागरूक नहीं है, वो बिल्कुल अनजान से हैं। और दूसरा है कि जो हमारे जो राजस्थान सरकार की जो योजना है कल्याणकारी, उसमें भवन निर्माण कर्मकार मंडल एक बना हुआ है। उसमें रमेश जी सर ऐसा है कि पैसा कहाँ से आता बात करते हैं, जो ऐसे बात करते हैं, जो कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है जिले में कहीं भी हो रहा है, और जिले में हो रहा है ना, अपना जिले में, तो उसका 1% जो जैसे कोई व्यवसायिक वाली बात है, तो शुरुआत से उसका लागत का 1% पैसा वो श्रम विभाग के हेड में जमा कराएगा जी, ठीक है। और यदि वो आवासीय है जैसे अपना, तो 10 लाख तक तो नहीं, लेकिन 10 लाख से ऊपर उसका वो कंस्ट्रक्शन है जितना भी, तो 1% पैसा वो हमारे इस हेड में जमा होता है। और ये पैसा लाखों करोड़ों में अभी जमा है, और ये पैसा श्रमिकों के कल्याणकारी योजना में खर्च होता है। अब बात करते हैं कि जो कोई भी मजदूर कमठाना मजदूर है, कमठाने मजदूर की परिभाषा मैंने गढ़ी है, बाकी तो समझाए ऐसे समझ में आएगा। जिस मकान में, जिस भवन में मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, इस कमरे को, इस मकान को बनाने में जितने लोगों ने कार्य किया, चाहे वो आरसीसी किया है, चाहे लाइट फिटिंग किया है, नल फिटिंग किया है ना, ये फर्नीचर बनाया है, वेल्डिंग किया है, सुधारी कार्य किया, ये सारे ही करके, और जब ये पूरा तैयार हो गया, पूरा भवन तैयार हो गया, उस दौरान जितने भी लोगों ने कार्य किया वो भवन निर्माण मजदूर कहलाते हैं। और उनका श्रमिक पंजीयन होता है,
वो 550 रुपये मर्यादा ऑनलाइन करने से होना चाहिए। वो भवन मजदूर कर्मचारी, महिला मजदूर जिसकी उम्र 18 से 60 के बीच में हो, ठीक है ना, तो वो मजदूर जो इस कैटेगरी के जितने भी वो पात्र मजदूर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। उसमें फोटो और आधार कार्ड है ना, बैंक खाता विवरण, और उसमें एक वो जहाँ कार्य करता है ना उसके प्रमाण पत्र लगाना होता है कि वास्तव मजदूर है वो, ऐसे तो ऑनलाइन करेगा तो उसका हमारा विभाग बड़ा श्रम निरीक्षक महोदय उसको देख करके वही मजदूरी है ओके, फिर श्रमिक कार्ड बनता है, वो 5 साल के लिए होता है और उसका खर्चा 9500 रुपये ही है। 550 रुपये वही मित्रा वाला ले लें, इससे ज्यादा नहीं है। अब लूटपाट हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, अलग विषय है। तो वो श्रमिक कार्ड बनने के बाद प्लस एक तरह से हो गया। दूसरा इसका जो पार्ट बचा हुआ ना, वो खासतौर से पार्ट है नरेगा वाले मजदूर, जो सरकार ने नरेगा योजना चला रखी है, उसमें उम्र वही है 18 से 60 के बीच में। नरेगा वाले जितने भी मजदूर कार्य करते हैं इनका जॉब कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड अपना आप साबित करता है कि ये नरेगा का मजदूर है। तो नरेगा के जो मजदूर है उनका वो श्रमिक कार्ड बन जाता है। भवन निर्माण मजदूर प्लस नरेगा वाले मजदूर या इस तरह के कार्य करने वाले, रोड बांध तालाब में कार्य करें, इनका श्रमिक कार्ड बनने के बाद जो योजना शुरू होती है, मैं आपको 2000 है खासा करूँ, उन मजदूर का श्रमिक कार्ड बन गया। अब उनके बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है, तो बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसको 20,000 रुपये मिलते हैं, और बच्ची का पैदा हुआ तो 21,000 रुपये मिलते हैं। अब करना यह पड़ेगा कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका हॉस्पिटल का डिस्चार्ज बता दे, है ना, और स्कूल की वो हॉस्पिटल की पर्ची बता दे, है ना, उसका बैंक खाता आधार कार्ड लगा दिया, है ना, और वो आवेदन करेगा तो उसको ये पैसा मिलेगा। पैसा मिलने में देर से और होने बाद वो आवेदन कर दे, है ना। ये योजना है। मैं डिलीवरी वाली बात कर दी। इसके पहले मुझे बात करना चाहिए था, यूं चला तो जैसे बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या है कि छठी क्लास में पढ़ रहा है, छठी क्लास में पढ़ रहा है, छठी क्लास में सरकार की योजना है, उसको छात्रवृत्ति मिलती सरकार, वो SC ST में आता है मान लो, उसके अलावा है केवल मजदूर के हक की वजह से उन 2 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, चाहे लड़का लड़की है, 2 बच्चों को। जैसे मान लो बच्चा जो है वो छठी क्लास पास किया है तो उसको जो है 6,000 रुपये साल के मिलेंगे छात्रवृत्ति का, और बच्ची ने अगर पास किया तो उसको 8,000 रुपये मिलेंगे। और बताना चाहते हैं कि ये सरकार की कल्याणकारी योजना है, इसलिए कि कोई भी बच्चा किसी का भी मजदूर का भी वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे, है ना। तो वो ये बहुत बड़ा ये है। अब बात आगे करते हैं, जो बच्चा पढ़ाई करते हुए आगे क्लासों में बढ़ेगा उसकी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ती जाएगी 2 के लिए, चाहे बच्चा 2। तो बात करना चाहेंगे कि आज 6,000 से लेके 50,000 रुपए तक बड़ी क्लास में जाएंगे ना, उन्हें कर लिया है ना, ऐसे कर लिया, रेगुलर पढ़ रहा है तो वो चाहे भले प्राइवेट में पढ़ रहा है, सरकारी का जरूरत नहीं, प्राइवेट पढ़ रहा है लेकिन उसका रेगुलर पढ़ रहा है तो उसको छात्रवृत्ति के पैसे ऐसे मिला करते हैं। ये छात्रवृत्ति की बात हो गई। इसमें ही आवेदन ऐसे ही करना पड़ता है, जो पास हुआ अपना रिजल्ट लगा दिया और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया, ऐसे पैसे मिलता है। अब तीसरी जो खास बात है, मजदूरों के लिए एक शुभ शक्ति योजना है कि मजदूर के 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, वो 18 साल की है, 8वीं पास तो है ही, ये शर्त है, शिक्षा जरूरी है, 8वीं पास जरूरी कर दिया, 8वीं पास है। और एक बहुत बड़ी बात है, शौचालय घर में होना चाहिए। शौचालय के लिए ये पैसा भी देते करते हैं, अगर मान लो नहीं भी दे तो भी मजदूर को चाहिए कि शौचालय बना ले भाई, आप अपने काम पे जाओगे शौचालय डिब्बा लेके जाते करोगे, है ना। तो बच्चे जो है अपने पढ़ाई करने जाएंगे डिब्बा लेके बाहर जाएंगे, तो शौचालय जरूरी कर दिया। बच्ची 8वीं पास है, कम से कम घर में शौचालय है, और वो जो है 18 साल से ऊपर है, बालिग नाबालिग नहीं होना चाहिए, बालिग होना 18 साल से ऊपर की, 8वीं पास है, घर में शौचालय, तब वो आवेदन करे मजदूर अपनी बच्ची का शुभ शक्ति योजना में, तो उसको 55,000 रुपये उसके खाते में आते हैं। वो विवाह सहायता नहीं कहेंगे, पहले शुरुआती दौर में इसको विवाह सहायता माना गया। मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि ये विवाह करे या नहीं करे, वो मजदूर होने के हक से उसको वो 55,000 रुपये मिलेगा एक बार, है ना। दूसरी बच्ची मान लो अगले साल 18 साल की हो गई, वो 8वीं पास है, घर में शौचालय, उसके लिए वो आवेदन करेगा ना, तो शुभ शक्ति 55,000 रुपये उसको भी मिलेगा। ये शुभ शक्ति योजना के नाम से ये सरकार की योजना से पैसा मिलता है। सबसे बड़ी बात जो खास ये है, जिसको लोग सभी समझ लें, जागरूक लोग भी समझ लें, सारे मजदूर समझ लें, आप श्रमिक का कार्य करते हैं, कम उठाने वाला है नरेगा का, अपना श्रमिक कार्ड नहीं बना तो बना ले। अब बनाने के बाद आपने कितने मालूम किसी चक्कर में कि भाई कौन दौड़ा भागी करे, क्या है नहीं है, क्या है पता नहीं क्या है, ऐसा सोच के भी अगर आपका श्रमिक कार्ड बन के रखा है, वो 5 साल का बनता है, रखा है, और श्रमिक कार्ड बन गया, आपका 5 साल कार्ड बना घर में पड़ा है,
अब आप काम के लिए जा रहे हैं, जाना ही पड़ता है। आप किसी पैदल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, या काम कर रहे हैं, काम करते वक्त कोई हादसा हो गया, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो घटना दुर्घटना हो जाने से उसकी डेथ हो गई, तो डेथ मृत्यु हो गई, तो इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। अच्छा, कार्ड बनना जरूरी है। कार्ड पहले हो, कार्ड बनना, श्रमिक कार्ड बनना जरूरी है। अब ये वो जो डेथ हो गई ना, वो तो मर गया, कार्ड भी पड़ा है, अब वो तो मर, अरे भाई आपके वो श्रमिक कार्ड तो बना रखा था, बोला है, कहाँ पड़ा, ये पड़ा, अरे भाई उसका आवेदन करो, तो वो जो है ऑनलाइन आवेदन करेगा मृत्यु सहायता में। तो दुर्घटना की वजह से जब दुर्घटना हुई है तो उसकी एफआईआर भी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसमें लगेगी, रिपोर्ट भी लगेगी। ये साबित करेगा कि ये दुर्घटना से मृत्यु हुई है ना। तो उसमें 5 लाख रुपए उसके खाते में आता है। आता कैसे है कि 2 लाख रुपए तो उसके सेविंग खाते में डाल देते हैं और 3 लाख रुपए की एफडीआर कर देते हैं, ताकि वो कुछ साल बाद उसके 2 पैसे के रूप में उसको एक अच्छा मिलेगा। ये बहुत बड़ी सहायता है। इसी का एक पार्ट और है कि जाने से जैसे मैं मजदूर हूँ, कमठाने वाला है, नरेगा वाला, अब दिन भर काम करके आया और शाम को जो है खाना वाना खा के सोया, या 2 दिन बीमार रहा, फिर मर गया, ऐसे की बात हो जाती है। ऐसे इसको साधारण मृत्यु कहते हैं। ऐसी मृत्यु पे भी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। हाँ, एक विशेष बात जो मुझे अभी आप बात करते करते याद आई, जिसको मैं बताना चाहूंगा, एक सिलिकोसिस जो है ना साइड, वो उसमें होते हैं, उसमें 5 लाख रुपए है। उसमें क्या होता है, जैसे अपने आजुले का घड़ा है जो फैक्ट्री का, इसमें मार्बल मंडी जो, हाँ, पत्थर की चिराई करते हैं ना, तो उसमें चिराई करने से क्या होता है कि अगर मुंह पे कपड़ा नहीं बांध रखा, नाक पे कुछ लगा नहीं रखा, तो वो जो पता तो नहीं चलता है, वो चिराई करता रहता है, काम चलता रहता है, तो उसमें जो मिट्टी है ना वो बारीक बारीक वो नाक में मुंह में चली गई, वो प्रवेश कर करके, और वो सिली का मतलब पत्थर, पर पत्थर की वजह से चिराई करने से वो जो होता है ना, तो सिलिकोसिस नाम दिया गया है। तो वो मिट्टी के कण अंदर जाके पता है, तो फिर बाद में क्या होता है, धीरे 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 असर करती है, जैसे बीड़ी पीने से खांसी चलती है बाद में, इस तरह से इसमें भी दम घुटना या सांस में तकलीफ होना, खांसी चलना, ये सब होता है। तो अगर वो ऐसा कोई मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन में पंजीयन तो हो जाएगा, उनका भी पंजीयन हो जाएगा। अब क्या होता है, पंजीयन होने के बाद में उसको पता चला कि मुझे तो खांसी चल रही है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं, तो साहब मैं वो मार्बल वाला काम करता हूँ। तो अच्छा, तो उसका एक्सरे लेंगे, एक्सरे में वो मिट्टी के कण दिखता है, एक्सरे में मिट्टी के कण दिखता है, तो डॉक्टर साहब लिखेंगे कि इसके सिलिकोसिस की तकलीफ है। सिलिकोसिस की तकलीफ पाए जाने से उसको 3 लाख रुपए इलाज के लिए उस खाते में जाएगा। ये समाज कल्याण विभाग है ना, सामाजिक न्याय अधिकारी के ऊपर आजकल मॉनिटरिंग अधिकारी हुआ है। हाँ, वो पहले हमारे पास था विभाग के पास, अब वो ये अथॉरिटी वो हमारे सामाजिक न्याय सचिवालय जिले में ऑनलाइन उधर चला गया, वो उनके खाते में वो 3 लाख रुपए इलाज के लिए डालेगा। साहब, इलाज चलने के दौरान यदि उसकी ठीक हो गया तो ठीक, रेडी हो गया, इलाज चलते, ठीक है, तो ठीक। यदि मान लो इलाज चलते चलते खांसी चलने से, ऐसा कुछ होने से डेथ हो गई, तो फिर डेथ होने के बाद फिर लिखेंगे कि डेथ हो गई, तो 2 लाख रुपए उसमें भी। इस तरह से श्रम कल्याण योजना है।